सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ आज की इस क्लास में हम लोग के ऑड ऑन ए ग्रेसियन अन पोइम को पढ़ेंगे। इससे पहले ऑड ऑन ए ग्रेसियन अन पे हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। पहली क्लास में हमने जॉन कीट्स के बारे में पढ़ा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए इस एग्ज़ाम के लिए जॉन कीट्स के बारे में जो जानना हमें आवश्यक था, एक पूरी क्लास में हमने जॉन कीट्स को ठीक ढंग से बहुत अच्छे सलीके से समझने का प्रयास किया। दूसरी क्लास में हमने ऑड ऑन ए ग्रेसियन अन को उसकी स्ट्रक्चर पढ़ी, उसकी थीम को पढ़ा, जानने की कोशिश की कि किस थीम पे पोइम लिखी हुई है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, कितने स्टेंजाज हैं, हर स्टेंजा में कितनी लाइंस हैं, कौन सी मीटर यूज हुई है, सब चीज़ें हमने वहाँ देखने की कोशिश की। फिर इसकी समरी को पढ़ा दूसरी क्लास में, एक एक वर्ड हमने कोशिश की समरी क्या है, और उसके बाद पोइम में किस प्रकार की लिटरेरी डिवाइस, किस प्रकार के फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुए थे, वो हमने दूसरी क्लास में देखा। और आज की इस क्लास में हम लोग के इस पोइम को वर्ड टू वर्ड समझने का प्रयास करेंगे, एक एक शब्द बहुत ठीक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। पोइम शुरू करें उससे पहले आप लोगों को जानकारी, जो भी कैंडिडेट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इंग्लिश विषय से फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वे कैंडिडेट इस नंबर पे मुझे 95 21 72 54 83 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। 9521725483 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी आप इच्छुक हो पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। ऑनलाइन बैच में आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस मिलेंगे, आप देख सकते हैं आज हम इस पोइम को किस प्रकार पढ़ाएंगे। ये आपकी एज ए डेमो क्लास हो सकती है। कंप्लीट सिलेबस के नोट्स आपको मिलेंगे, नोट्स की पीडीएफ मिलेंगी आपको, आप उन पीडीएफ का प्रिंट ले सकते हैं आराम से, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपके रेगुलर टेस्ट होंगे आरपीएससी पैटर्न पे, टॉपिक वाइज टेस्ट और जो मेजर टेस्ट हैं कंप्लीट टेस्ट वे आपके होंगे। और हर टॉपिक के बाद आपको एक प्रैक्टिस सीट दी जाएगी। बहुत ही शानदार डिजाइंड प्रोग्राम है, बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट आपको दिया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी आपकी करवाई जाएगी। जो भी कैंडिडेट इच्छुक है वो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेगा, उसको डेमो क्लास, उसको सैंपल नोट्स, किस प्रकार के नोट्स आपको दिए जाएंगे, एक सैंपल नोट्स भेज दिया जाएगा, किस प्रकार के टेस्ट हम लेते हैं एक टेस्ट आपको भेज दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद जब आपको लगे पूरी तरह से आप संतुष्ट हो जाएं तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। अब अपन इस पोइम को शुरू करते हैं, बहुत ठीक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, एक एक बात को समझने का प्रयास करेंगे। ऑड ऑन ए ग्रेसियन अन, पहले हम इसके जो पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं उनके की रिवीजन पॉइंट्स, मुख्य रिवीजन पॉइंट्स की कौन कौन सी बात आपको जो पहली 2 क्लास में हमने की है वो याद रखनी चाहिए। पहला, ऑड ऑन ए ग्रेसियन अन की स्ट्रक्चर क्या है। किसी भी पोइम की, जितनी भी पोइम आपके सिलेबस में हैं, आपको उनकी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाएगी। ऑड ऑन ए ग्रेसियन अन consist of 5 stanzas with 10 lines in each stanza। ये इसकी क्या है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गई बात। मैंने पहली क्लास में आपको ये भी बताया था कि जो एक ऑड है ये किस प्रकार की ऑड है, पिंडारिक ऑड है, होरेशियन ऑड है या फिर इर्रेगुलर ऑड है। ये मैंने आप लोगों को जिक्र कर दिया था कि किस प्रकार की ऑड है ये। क्लियर है। इस ऑड के कितने स्टेंजाज हैं, 5 स्टेंजाज हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है कि कितने स्टेंजाज की पोइम है, तो आप बताएंगे देयर आर 5 स्टेंजाज इन दिस पोइम। फिर पूछेंगे हर एक स्टेंजा में कितनी लाइंस हैं, तो आप बताएंगे देयर आर 10 लाइंस
इन ईच स्टेंजा, हर एक स्टेंजा में 10 लाइन है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि पोएम किस मीटर में लिखी हुई है, तो ईच वन रिटन इन आइएम्बिक पेंटामीटर, आइएम्बिक पेंटामीटर, आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। ज़्यादातर जो पोएम्स होती हैं वो आइएम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी जाती हैं। आइएम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या होता है कि जब सिलेबल जो हैं उनका पैटर्न कैसा रहेगा, पहले अनस्ट्रेस रहेगा, उसके बाद स्ट्रेस, उसके बाद अनस्ट्रेस, उसके बाद स्ट्रेस, इस प्रकार का जो पैटर्न होता है वो आइएम्बिक पेंटामीटर में होता है। 3 चीज आपको याद रखनी है, कौन सी, कितने स्टेंजाज, कितनी लाइन, किस में लिखा हुआ। ये रिवीजन का पॉइंट है, ये हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि इसकी थीम क्या है, आपको याद होना चाहिए इस पोएम की थीम क्या है। प्रोमिनेंट थीम्स ऑफ दिस ऑड, इस ऑड में किस थीम पे ऑड लिखी हुई है। पहला है ब्यूटी ऑफ आर्ट। पहली बात जो हमें समझनी है कि पॉइंट जो इसमें कहना चाह रहा है वो किसके बारे में, द आर्ट के बारे में कहना चाह रहा है, ब्यूटी ऑफ आर्ट। द परमानेंस, आर्ट जो है उसका नेचर जो कैसा है, द परमानेंट नेचर ऑफ आर्ट, इटर्नल नेचर ऑफ आर्ट, किस प्रकार का आर्ट है, ITERNAL, इटर्नल नेचर ऑफ आर्ट। आर्ट का जो नेचर है वो इटर्नल है, ठीक है, ब्यूटी ऑफ आर्ट, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ आर्ट, और यही कला की क्या है, सुंदरता है। दूसरी किस थीम पे है, डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ टाइम। टाइम जो है वो हर चीज को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है, हर चीज को डैमेज कर देता है। टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। टाइम हर चीज समय के साथ धीरे धीरे ग्रेजुअली, धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, उसका जो शेप है वो डिसफिगर्ड होता जाता है, ठीक है। नो बॉडी कैन टॉलरेट द अटैक ऑफ टाइम। कोई भी आदमी समय की मार को झेल नहीं सकता है, कोई भी आदमी समय के सामने टिक नहीं पाता है। तो ये कैसा है, इसी प्रकार उसने बताया है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कैसे हैं, ट्रांजिएंट हैं, थोड़े से समय के लिए हैं, लेकिन आर्ट इज परमानेंट। What human beings are transient but art is permanent। लेकिन आर्ट क्या है, परमानेंट है, कला हमेशा के लिए। एंड द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ, ये मैं बता ही दिया अभी। ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ का मतलब होता है जिंदगी की क्षण भंगुरता जो है। ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ए ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इसको आप ये भी कह सकते हो ट्रांजिएंट, TRANSIENT, ट्रांजिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है इसका जो नेचर है वो कैसा है, ट्रांजिएंट नेचर है। तो ये इसकी थीम थी, हमने डिटेल में पढ़ा, अब इसका रिवीजन है। उसके बाद पोएम कब लिखी गई, पोएम कब पब्लिश हुई, ये बात आपको याद होनी चाहिए। पोएम वॉज रिटन इन 1819, कब लिखी गई, 1819 में लिखी गई। जॉन कीट्स की ज़्यादातर पोएम्स 1890 इसी में लिखी गई। 5 ग्रेट ऑड्स जो हैं वो अभी लिखी गई इसी ईयर में। पब्लिश्ड कब हुई, पब्लिश्ड टै बोलेंगे, इसको डे नहीं बोलेंगे, पब्लिश्ड इन 1820, 1920 में पब्लिश हुई। किसी भी पोएम की 3 चीज तो आपको जरूर याद रखनी चाहिए, कौन सी, उसकी स्ट्रक्चर याद रखेंगे, फिर उसकी थीम याद रखेंगे, और फिर उसकी डेट कब वो लिखी गई, और फिर कब पब्लिश हुई, कौन से वॉल्यूम में पब्लिश हुई, ये भी याद रखेंगे आप हर पोएम का। तो 1820 में लिखी गई, कब लिखी गई, कहाँ, ये हो गया। उसके बाद में कहाँ पब्लिश हुई, इन द कलेक्शन लेमिया आइसाबेला एंड ई ऑफ सेंट एग्नेस, ठीक है, ये एंड अदर पोएम्स, ये उस वॉल्यूम का नाम था जिसमें ये पोएम पब्लिश हुई। तो आप इसका भी नाम याद रखेंगे। और उसके बाद में ये पोएम एक बार एनोनिमसली भी पब्लिश हुई थी, और उसका नाम एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स। तो इनमें दोनों में से कुछ भी अगर पब्लिकेशन का आपको पूछ ले, हो सकता है ऑप्शन में ये हो सकता है ऑप्शन में ये भी हो, ठीक है, कि द पोएम वॉज पब्लिश्ड इन, तो आप ये दें तो कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स भी आपको एग्जाम में दे दिया जाए, तो इन दोनों में से देंगे एक ही, और मोस्ट प्रोबेबली इसको नहीं देंगे। किसको देंगे, इसको देंगे। तो आप ये चीज याद रख लेंगे, ठीक है। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोएम, पोएम की मुख्य विशेषताएं क्या है,
इतना याद रखेंगे, फिर देखना पोएम को पढ़ने में कितना मजा आएगा। बहुत शानदार तरीके से पोएम। देखो, लिटरेचर पढ़ने में आपको समझ ही नहीं आना चाहिए, मज़ा भी आना चाहिए। आपको लगना चाहिए कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारे समझ आ रही हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड भी होना चाहिए। की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोएम, पोएम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? हेलेनिज्म। जब हम किड्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि हेलेनिज्म किड्स की मुख्य विशेषताओं में से एक है। हेलेनिज्म होता क्या है? एक साइड में, एक लाइन में समझना चाहो तो समझ लो ग्रीक रेफरेंस और ग्रीक इन्फ्लुएंस, बस इतना ही समझ लो। जहाँ कहीं भी ग्रीक रेफरेंस मिलता है, ग्रीक इल्यूजन मिलता है, या फिर ग्रीक रेफरेंस, ग्रीक इन्फ्लुएंस मिलता है, उसी को हेलेनिज्म कहा जाता है। इतना ही याद रख लो बस, इससे ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पोएम में आपको हेलेनिज्म मिलेगा। कहाँ? पहले ही लिखा हुआ है ग्रेशियन अर्न, तो यही क्या है? द अर्न दैट इज रिलेटेड टू ग्रीस। ठीक है, तो यही क्या मिल गया आपको? हेलेनिज्म मिल गया। तो इस बात को याद रखेंगे। कंसेप्ट ऑफ ब्यूटी, ये हमें किड्स का कंसेप्ट बताती है। किसके बारे में? ब्यूटी के बारे में। बहुत ही फेमस लाइन है, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ। तो वहाँ हमें क्या मिलता है? किड्स का कंसेप्ट मिलता है। किसका? ब्यूटी का। सेंसियसनेस, किड्स की जो पोइट्री है वो कैसी है? सेंसियस पोइट्री है। सेंसियसनेस का मतलब ये होता है कि वी रिसीव फ्रॉम आवर सेंसेस what kids is saying, what kids is writing, we are getting from our senses। वो हमें हमारे सेंसेस से मिल रहा है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी जिनको हम सुन रहे हैं, ऐसा लगता है कि चीज़ें हमें सुनाई दे रही हैं, ऐसा लगता है चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार की जो पोइट्री है वो किड्स की पोइट्री की मुख्य विशेषताओं में से एक है। दिस इज वन ऑफ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किड्स पोइट्री। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा पिक्टोरियल क्वालिटी। आपको पिक्टोरियल क्वालिटी मिलेगी किसकी? किड्स। पिक्टोरियल का मतलब पिक्चरेस्क मिलेगा, यानी आपको पिक्चर दिखाई देगा, ऐसा लगता है कि वो चीज़ों को पेंटिंग कर रहे हैं। ही वॉज, देखो जब हमने जॉन कीट्स को पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था अलग अलग जो क्रिटिक्स हैं वो जॉन कीट्स के बारे में क्या कहते हैं कि ही वॉज अ पेंटर ऑफ वर्ड्स, ऐसा कहा है उन्होंने। तो वहाँ हमने देखा था कि पिक्टोरियल क्वालिटी इसकी मुख्य विशेषता है। आपको पिक्चरेस्क्यू, यानी आपको चीज़ें पिक्चर की तरह दिखाई देंगी। फेलिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन, बहुत ठीक ढंग से चीज़ों को अभिव्यक्त किया है। विविड लाइफ लाइक इलस्ट्रेशंस, आपको बिल्कुल लाइफ लाइक एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। इस पोएम में आपको मिलेगा कि आपके आसपास की चीज़ें लिखी हुई हैं, किस प्रकार से लोग जा रहे हैं, किस प्रकार से लोग के बलि के लिए जा रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से लवर और बिलेविड एक दूसरे के आगे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से लोग किसी सेरेमनी के लिए जा रहे हैं। तो बहुत ठीक ठीक ढंग से चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बिल्कुल समझ में आने वाले इलस्ट्रेशंस एग्जाम्पल्स हैं। और फिर सबसे मुख्य नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी किड्स किसके लिए जाने जाते हैं? नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। तो लास्ट वाली जो लाइन है कौन सी? अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ। इसमें किड्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी दिखाई देती है। हम समझेंगे पोएम के दौरान कि नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है। अब हम इस पोएम को शुरू करते हैं, एक एक वर्ड को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ पोएम को पढ़ेंगे, मेरे साथ पोएम को समझेंगे। बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत आराम के साथ पोएम को हम समझ लेंगे। दाउ, यू। द पोएम स्टार्ट्स विद द वर्ड दाउ। इस प्रकार के क्वेश्चंस आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं। कैसे? टेक्सचुअल क्वेश्चन जिनको कहते हैं, यानी सीधा टेक्स्ट से क्वेश्चन उठा लेते हैं कि द पोएम या फिर ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न स्टार्ट्स विद द वर्ड। कौन से वर्ड से स्टार्ट होती है? तो ये इस वर्ड से स्टार्ट होती है। वो टेक्स्ट के क्वेश्चन पूछते हैं। आप पुराने पेपर्स उठा के देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी एक लाइन को कोई एक वर्ड बीच में मिस कर दिया और उस वर्ड को पूछ लिया। तो इस प्रकार से पूछे जाते हैं। दाउ स्टिल, स्टिल यानी अभी भी। अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। दाउ, यू, आप पे कौन है ये यू? यू ग्रेशियन अर्न, ये कौन है भाई? ग्रेशियन अर्न है। ठीक है, समझ में आ गई बात।
ग्रेशियन अर्न को क्या कहा हुआ है, दाउ यू कहा हुआ है, स्टिल अभी भी, अनरेविस्ड का मतलब होता है अनचेंज्ड, अनपॉल्यूटेड, चेस्ट प्योर पवित्र, आप अभी भी अनचेंज्ड हैं, अनपॉल्यूटेड हैं, आप अभी भी प्योर हैं, आप अभी भी चेस्ट पवित्र हैं, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, यू आर द ब्राइड ऑफ व्हाट, क्वाइटनेस। आप क्वाइटनेस या क्वाइटनेस का मतलब शांति होती है, पीस होती है, आप उसकी ब्राइड हैं, बट यू आर अनरेविस्ड ब्राइड। अनरेविस्ड का मतलब होती है स्टिल यू आर प्योर, यू आर ब्राइड ऑफ पीस बट यू आर प्योर। ठीक है, किसको कह रहा है, किसको भी, ग्रेशियन अर्न को कह रहे हैं, द यू फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम एंड यू आर द फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है नर्सर्ड, जिस किसी को विकसित किया जाता है, पाला जाता है। यू आर द फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। आपको क्या है, ग्रेशियन जो अर्न है, जो आर्ट है वो क्या है, फॉस्टर चाइल्ड है, जिसको किसने नर्चर किया है, टाइम ने। टाइम के साथ साथ वो चीज़ें डेवलप हुई हैं, टाइम ने उसको नर्चर किया है। टाइम चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है, चीज़ें समय के साथ धीरे धीरे नष्ट होती हैं, बट यू हैव बीन फॉस्टर्ड, यू हैव बीन नर्चर्ड, you have been protected by the time, you are the foster child of silence and slow time। क्लियर हो गई भी दो लाइन। अब देखिएगा इसमें हम ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। दाउ ये एड्रेस है, और जहाँ एड्रेस हो, किसको एड्रेस हो, जो चीज़ आपके पास प्रेजेंट नहीं हो, जो चीज़ आपके पास उपस्थित नहीं हो और आप उसको ऐसे एड्रेस कर रहे हो, डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हो जैसा कि वो आपके सामने हो, ऐसी स्थिति में आप अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द ओड्स आर, ज़्यादातर जो ओड्स होती हैं वे किसके साथ होती हैं, अपोस्ट्रोफी के साथ होती हैं। अपोस्ट्रोफी का मतलब ये होता है कि चीज़ों को आप पे एड्रेस कर रहे हैं, उस फिगर ऑफ स्पीच को अपोस्ट्रोफी कहा जाता है। समझ में आ गई। ओड टू वेस्ट विंड थी, उसमें भी अपन कहा ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, कहा कि नहीं कहा हमने भी, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, वहाँ भी हमने और वेस्ट विंड को क्या किया था, सीधा सीधा एड्रेस किया था। दैट वाज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अपोस्ट्रोफी। ये चीज़ हो गई क्लियर। उसके बाद देखिएगा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ये पर्सोनिफिकेशन का भी एग्जांपल है। कैसे पर्सोनिफिकेशन का, ये देखिएगा, ग्रेशियन अर्न को अनरेविस्ड ब्राइड कहा हुआ है ऑफ क्वाइटनेस। दुल्हन बताया है किसको, ग्रेशियन अर्न को, किसकी, शांति पीस की, अनरेविस्ड पवित्र दुल्हन बताया है। तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है, PERSONI, पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल। यहाँ देखिएगा फिर फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम कहा हुआ है। तो ये भी क्या है, देखिए फॉस्टर चाइल्ड बताया हुआ है, यहाँ भी पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। स्लो एंड साइलेंस एंड स्लो, ये किसका एग्जाम्पल है, अलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। सिल्वियन स्टोरियन, और क्या क्या कहा हुआ है देखिएगा। ग्रेशियन अर्न को आपसे पूछेंगे एग्जाम पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन नॉट रेफर्ड टू एज, ये कौन सा इसको उसको ग्रेशियन अर्न के बारे में कौन सा रेफर नहीं करता है, कौन से है जो ग्रेशियन अर्न के बारे में जॉन कीट्स ने नहीं कहा है, ऐसा आपसे पूछेंगे। तो उसमें एक ऑप्शन होगा अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दूसरा होगा फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, तीसरा होगा सिल्वियन स्टोरियन, या फिर कोई और भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो जिस जिस नाम से ग्रेशियन अर्न को एड्रेस किया जाता है वो सारे के सारे आप लोग कहीं एक जगह नोट कर लेंगे, ताकि इस प्रकार के जब कोई क्वेश्चन आए तो आप उनको ठीक ढंग से आंसर कर सकें। सिल्वियन स्टोरियन का, स्टोरियन आप सब जानते हैं जो इतिहासकार होते हैं। सिल्वियन का मतलब होता है पेस्टोरल, देखो हमने यहाँ लिख दिया है पेस्टोरल, यू आर द पेस्टोरल स्टोरियन, आप क्या हो, पेस्टोरल स्टोरियन हो। पेस्टोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू रूरल और
नेचर, आप इस प्रकार के इतिहासकार हो क्योंकि ये जो ग्रीसियन अर्न है इट रिकॉर्ड्स द हिस्ट्री, ये इतिहास को रिकॉर्ड किया हुआ है। इट टेल्स अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ पास्ट टाइम, ये हमें पास्ट टाइम की इतिहास हिस्ट्री के बारे में बताता है, इसलिए इसको क्या कहा हुआ है, सेल्वियन हिस्टोरियन कहा हुआ है। हु कैन दस एक्सप्रेस, जो बता सकता है, एक्सप्रेस कर सकता है, अ फ्लावरी टेल, अ ब्यूटीफुल स्टोरी, मोर स्वीटली देन आवर राइम। आवर राइम का मतलब हमारी पोइम से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप ब्यूटीफुल स्टोरीज ऑफ द रूरल बैकग्राउंड, स्टोरीज ऑफ द नेचर, यू कैन टेल अस इन अ बेटर वे। आप हमें एक अच्छे तरीके से बताते हैं क्या है, पास्ट रिकॉर्ड को किसकी बजाय हमारी पोइम से भी बेटर तरीके से ये आर्ट बता रही है, ये जो वेसल है ये बता रहा है, ये जो ग्रीसियन अर्न है ये बता रहा है। क्लियर हो गई बात, आगे देखिएगा। वॉट लीव फ्रेंड्स लेजेंड हॉन्ट्स अबाउट द सेप, अब ये उस सेप की जिक्र कर रहा है, कौन सा इस प्रकार का जो सेप है उस पर बता रहा है। वॉट लीव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब बॉर्डर वाले होते हैं, ये है वॉट लीव फ्रेंड्स लेजेंड हॉन्ट्स, इस पे कौन से लेजेंड्स जो हैं हॉन्ट यानी यहाँ वंडर कर रहे हैं अबाउट द सेप, आपके सेप पे। इट मीन्स सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैज बीन पेंटेड ऑन दिस ग्रेसियन आर्न, इस पे कुछ सुंदर चीज़ें पिक्चर इस पे क्या है पेंट की हुई हैं, एंड द पोइट इज लुकिंग एट दोज पिक्चर्स, और पोइट उन पिक्चर्स पे देख रहे हैं और उनको देख के ही इज थिंकिंग, उसको देख के ही इज स्पेकुलेटिंग, वो स्पेकुलेट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। वॉट लीव फ्रिंज्ड, लीफ का मतलब होता है पत्तियां, फ्रिंज्ड का मतलब होता है बॉर्डर पे जो चीज़ें होती हैं, तो इट हैज़ बीन डेकोरेटेड, क्लियर है, विद द लीफ। लेजेंड हॉन्ट अबाउट द सेप ऑफ डेटीज, अभी पूछ रहा है कि ये जो सेप हैं ये किन की हैं, डेटीज, डेटीज का मतलब होता है गॉड्स एंड गॉडेज, क्या ये गॉड्स हैं और मोर्टल्स, या फिर इस पे जो पिक्चर बनी हुई हैं वो किन्हीं मोर्टल्स की हैं। मोर्टल्स का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, क्या वो पिक्चर्स ह्यूमन बींग्स की हैं या फिर किसकी हैं, गॉड्स की हैं, और ऑफ बॉथ, या फिर दोनों की हैं। क्या कह रहा है, देखिएगा, दिस ब्यूटीफुल आर्न हैज बीन डेकोरेटेड हैड बीन डेकोरेटेड विद द लीव्स, पत्तियों से इसके बॉर्डर को सजाया हुआ है, और इसके ऊपर जो लेजेंड्स जो दिख रहे हैं, इसके ऊपर जो पिक्चर दिख रही हैं, इसके ऊपर जिन लोगों की पिक्चर देख रही हैं उसके बारे में पोइट सोच रहे हैं। द पोइट इज थिंकिंग अबाउट दैट, उनके बारे में क्या वे किन्हीं गॉड्स की पिक्चर हैं या फिर मोर्टल्स या फिर ह्यूमन बींग्स की हैं या फिर दोनों की हैं, या फिर वो दोनों की पिक्चर हैं। कहाँ हैं ये देखिएगा, कहाँ का पे, इन टेम्पे, मैंने आपको बताया था टेम्पे एक वैली है जब हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो क्या ये ठीक है थिसले में कि वहाँ की वैली की हैं या फिर डेल ऑफ अर्केडी या फिर अर्केडी की घाटी की हैं, ठीक है। ये दोनों वर्ड मैंने आप लोगों को ठीक ढंग से एक्सप्लेन किए थे जब हम इनकी समरी पढ़ रहे थे कि ये जो पेस्टोरल रीजन है ये इनके, ठीक है, ब्यूटीफुल पेस्टोरल रीजन्स हैं, तो वहाँ बहुत सुंदरता के लिए फेमस है। थिसली में जो ये वैली है ये अपनी सुंदरता के लिए फेमस है, इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर इट्स ब्यूटी। तो बता रहा है पोइट कि ये कहाँ की पिक्चर्स हैं, कहाँ से हैं ये लोग, जो यहाँ ग्रेशियन आर्न पे द पिक्चर दैट हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑन द ग्रेशियन आर्न, इस पिक्चर पे कौन लोग हैं, ये लोग ह्यूमन बींग्स हैं या गॉड हैं या फिर दोनों हैं, ये पिक्चर्स कहाँ से हैं, कहाँ से, टेम्पे से हैं या अर्केडिया से हैं, कहाँ से हैं। अब देखो आपको जो चीज़ याद रखनी है वो क्या रखनी है, आपको इन दोनों के नेम याद रखने हैं, ठीक है, कि कौन सी दो नेम्स का वहाँ रेफर किया हुआ है, तो पूछेगा आप में से कि इनमें से कौन सा नहीं है। हो सकता है 3 नेम दे दे और इन 2 के अलावा एक अलग दे दे और एक ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज दे दे, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। इस प्रकार के जो भी रेफरेंस आपको मिलते हैं उनको नोट कर लीजिएगा कि ये वर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज, क्या है ये, ठीक है, व्हाट मैन्स और गॉड आर दीज। व्हाट मेडन्स लॉथ, ठीक है, व्हाट मेडन्स, मेडन्स होती हैं अनमैरिड गर्ल्स,
ठीक है। लॉथ का मतलब रिलेक्टेंट, अनिच्छुक होती है। इसमें देखो पिक्चर क्या है, पिक्चर इस तरह की है कि यहाँ जो आर्न है उस आर्न पे ए ब्यूटीफुल गर्ल इज देयर एंड हिज लवर, सॉरी हर लवर इज देयर, ठीक है, एंड हर लवर इज ट्राइंग टू गेट दैट गर्ल बट द गर्ल इज रिलेक्टेंट, अनिच्छुक है, एंड शी इज ट्राइंग टू एस्केप, और वो वहां से बचने का प्रयास कर रही है। कितनी आपको नहीं लगता कि जॉन किट्स में ये जो क्वालिटी है, पिक्टोरियल क्वालिटी है, यू आर जस्ट गेटिंग द सीन बिहाइंड यू, सॉरी बिफोर यू। आप सब लोग अपने सामने क्या देख रहे हैं, अपने सामने आपको एक सीन दिखाई दे रहा है, ठीक है। किड्स ने हमारे सामने एक सीन दे दिया है, जिस सीन में हम ये देख पा रहे हैं, इसी को किड्स की पिक्टोरियल क्वालिटी कहा जाता है। आगे देखिएगा, वॉट मेडन्स लॉथ थे, और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं इनको रिटोरिकल क्वेश्चंस कहा जाता है, बिकॉज नो बॉडी इज गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को कोई आंसर नहीं करने वाला है, और द क्वेश्चंस दैट डोंट नीड आंसर, और वे क्वेश्चंस जिनके आंसर की आवश्यकता नहीं होती है, उनको रिटोरिकल क्वेश्चंस कहा जाता है। तो पोइट इज आस्किंग द रिटोरिकल क्वेश्चंस। व्हाट मैड परस्यूट, परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना, और किस प्रकार की मैड परस्यूट है इनमें, द लवर इज मैड इन परस्यूइंग द बिलवेड। लवर जो है वो अपनी बिलवेड के पीछे बिल्कुल मैड होके क्या कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, परस्यू कर रहा है। तो इस प्रकार के सीन वहां है। वॉट स्ट्रगल टू एस्केप, और किस प्रकार का ये स्ट्रगल कर रही है बिलवेड टू एस्केप, एस्केप का वहां से बचने का। वॉट पाइप्स एंड टिम्बल्स वॉट वाइल स्टेसी, वॉट पाइप्स, और वहां ये देखो इस प्रकार का जो सीन आपको दिख रहा है, तो यहां लग रहा है कोई सेलिब्रेशन है वहां, और लोग वहां पाइप, पाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, लोग पाइप बजा रहे हैं, टिम्बल्स ये भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको बजा रहे हैं। एंड वॉट वाइल स्टेसी, और किस प्रकार का एक हैप्पीनेस का माहौल है, ठीक है, सुप्रीम हैप्पीनेस होती है, ये बहुत इंजॉयमेंट का माहौल है। ये माहौल के बारे में, इस प्रकार का जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है उसके बारे में पोइट सोच रहे हैं। ही इज स्पेकुलेटिंग, ही इज वंडरिंग व्हाट आर ऑल दीज, ये सब चीज़ें हैं क्या। तो पहला स्टेंजा इस प्रकार से हमारा क्लियर होता है, जिसमें कुछ रेटोरिकल क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में ये बताया गया है कि व्हाट हैज़ बीन पेंटेड ऑन द अर्न, और अर्न पे क्या पेंट किया है, ये हमें इससे कुछ समझ आता है। जो पोएम शुरू हो रही है वह अपोस्ट्रोफी से शुरू हो रही है, पर्सोनिफिकेशन का यूज है, और यहाँ ग्रेसियन अर्न के लिए अलग अलग प्रकार के कुछ शब्द, कुछ फ्रेजेस काम में ली हुई हैं, जिनमें अनरेविस ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस है, फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस है, सेल्वियन स्टोरियन है, ठीक है। ये सब के सब जो फ्रेजेज हैं ये किसके लिए, ग्रेशियन अर्न के लिए काम में ली हुई हैं। अब आते हैं अपन यहाँ दूसरे पॉइंट पे। हार्ड मेलोडीज आर स्वीट, हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट, जिनको हमने सुना है, हियर्ड का मतलब होता है सुना हुआ, ठीक है, जिनको हमने सुन लिया है वो मेलोडीज का मतलब होते हैं सॉन्ग, आर स्वीट वो सॉन्ग है। बट दोज अनहियर्ड, जिनको हमने नहीं सुना है वे और भी ज़्यादा सुंदर हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमने सुन लिए हैं म्यूजिक, जिनको हम सुन सकते हैं बाय विद आवर ईयर्स, जिनको हम हमारे कानों से सुन सकते हैं, वे क्या हैं, स्वीट हैं। बट द म्यूजिक विच कैन नॉट बी हर्ड बाय आवर ईयर्स इज इवन स्वीटर, वो और भी ज़्यादा, बिकॉज वो कहाँ सुना जाता है, वो हमारी स्पिरिट में सुना जाता है, हमारी आत्मा में सुना जाता है, उसको हम मन में सुन सकते हैं। तो ये लाइन में कहना चाह रहे हैं। आगे देखिएगा, आ स्वीटर, वो और भी ज़्यादा स्वीट हैं, देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप पे अब क्यों स्वीटर हैं, आगे देखते हैं। इस लाइन में जो कहना चाह रहे हैं वो किस प्रकार से कहना चाह रहे हैं कि जो संगीत हम सुन पाते हैं, जिसको हम लोग गाते हैं वो स्वीट हैं, लेकिन जिनको सुन नहीं पाते हैं वो और भी स्वीट हैं, दे आर स्वीटर, और भी स्वीट हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल, अभी पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। तो इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी लाइन में कौन से प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो इस लाइन में पैराडॉक्स यूज हुआ है,
जब आप पैराडॉक्स पढ़ेंगे तो आपको ऑक्सीमोरोन भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पैराडॉक्स जब आप पढ़ेंगे तो क्या है, ऑक्सीमोरोन भी। क्या अंतर है दोनों में? जब आपको लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाए जाएंगे तब दोनों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। यहां मैं कुछ थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि पैराडॉक्स क्या है और ऑक्सीमोरोन क्या है। इसके लिए हमने आप लोगों को एक नोट भी दिया है साथ में, जो आप लोग के जब आपको पीडीएफ मिलेगी तब वो आप पे ठीक ढंग से उसको समझ भी पाएंगे। यहाँ मैंने आपको दे दिया, देखिएगा कि पैराडॉक्स जो और ऑक्सीमोरोन जो दोनों हैं उन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। दोनों विरोधाभासी तो होते हैं लेकिन दे हैव एन इम्पोर्टेंट डिफरेंस, लेकिन उन दोनों में एक मेजर डिफरेंस भी है, दोनों में एक मुख्य अंतर भी है। वो अंतर क्या है देखिएगा, पैराडॉक्स जो होता है उसमें दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होते हैं, लेकिन जब आप उनको ठीक ढंग से एग्जामिन करते हैं तो उनमें गहरी सच्चाई छुपी होती है। वो क्या होता है, पैराडॉक्स होता है। आप उनको ऊपर से देखेंगे, सरसरी नज़र से देखेंगे, सुपरफिशियली देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज़ सही नहीं है, विरोधाभासी है। लेकिन जब आप उसको ठीक ढंग से मनन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तब आपको लगेगा कि यार ये बात तो बहुत ही सही कही हुई है, इसमें तो एक गहरी सच्चाई छुपी हुई है। जैसे वर्ड्सवर्थ की एक लाइन है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। पढ़ा होगा सब लोग, चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, कि बच्चा अपने पिताजी का फादर है। लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो समझ आता है कि वास्तव में एक आदमी तब आदमी बनता है जब उसके बच्चा हो जाता है, या फिर वो जब उससे बहुत सारी चीज़ें सीखता है। एक आदमी जिस प्रकार से यही कहूँ मैं, देखिएगा कि स्टूडेंट इज द टीचर ऑफ ए टीचर, ठीक है। स्टूडेंट इज द गुरु ऑफ ए टीचर, ये लिख लेते हैं कि द स्टूडेंट इज द गुरु ऑफ ए टीचर, द स्टूडेंट इज द गुरु ऑफ ए टीचर, ठीक। अब ये कैसे आपको लगेगा कि यार ये बात तो बहुत ही क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये तो सही नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि एक टीचर बहुत सारी चीज़ें अपने स्टूडेंट से सीखता है। जब एक टीचर पढ़ाना शुरू करता है तब उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन जितना टीचर बच्चों को देता है उतना ही क्लास के दौरान टीचर अपने बच्चों से सीखता भी है। और जो टीचर लगातार सीखते हैं वो निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट करते जाते हैं, और जिस दिन जो टीचर होता है वो स्टूडेंट बनना बंद कर देता है, फिर वो चीज़ें सीखता नहीं है। तो इस प्रकार के जो स्टेटमेंट होते हैं वो किसके होते हैं, पैराडॉक्स के होते हैं। जबकि ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, वाइल ऑक्सीमोरोन इज फिगर ऑफ स्पीच दैट पेयर्स अपोजिंग वर्ड्स, उसमें पेयर होते हैं अपोजिट वर्ड्स के। कैसे, बीटर स्वीट, BITTER, बीटर स्वीट, ये क्या है, बीटर स्वीट, ये ऑक्सीमोरोन का है। नॉइजी साइलेंस, NOISY, नॉइजी साइलेंस, SILENC, नॉइजी साइलेंस, तो ये भी क्या है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीमोरोन का एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पढ़ने की कोशिश की और हमें पता चला कि इस लाइन में क्या है, पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। जो हमने चीज़ों को पढ़ा, उसको समझा, तब पता चला कि वास्तव में क्या है, उसमें गहरा मीनिंग छुपा हुआ है। बात तो कैसी लग रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन गहरा मीनिंग इसमें छुपा हुआ है। क्या गहरा मीनिंग छुपा हुआ है कि जो चीज़ें सुनती हैं उनसे अनसुनी बातें कहीं ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो हम मन में हमारे आ जाती हैं और मन से चीज़ों को ठीक ढंग से सुना जाता है, बहुत अच्छी लगती हैं वो। ऐसा कुछ इसमें कहने का प्रयास किया हो। हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, देयरफॉर, इसलिए ये यू सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन, इसलिए आप तो म्यूजिक बजाते रहिएगा, आप तो म्यूजिक को गाते रहिएगा। ये जो यहाँ ऑन पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं एंड दे आर प्लेइंग, वो जो अपनी पाइप बजा रहे हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, उनको कह रहा है पोइट कि आपकी जो सॉन्ग है, आपकी जो मेलोडीज है, दिस इज स्वीटर, ये तो और भी ज़्यादा स्वीट है, किनसे, जिनको हम सुन पाते हैं। आप तो क्या कीजिएगा, बजाते रहिएगा। नॉट टू द सेंसिबल ईयर बट मोर इंडियट, ठीक है, किसके लिए तो नहीं है, सेंसुअल ईयर्स के लिए तो नहीं है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा इंडियड है। आपका जो गाया हुआ है वो हम सेंसुअल ईयर्स से तो नहीं सुन पा रहे हैं, हम अपने कानों से तो नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन कहीं ज़्यादा क्या है, ये
इंडियड है, कहीं ज़्यादा स्वीट है, इट इज़ स्वीटर, ये और ज़्यादा स्वीट है। ये कैसा, देखो यहाँ भी एक लाइन हमारी समझ में आती है कि पोइट यहाँ भी ये कह रहा है कि आर्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ जो है, जो चीज़ें फिजिकली हम देख रहे हैं, जो चीज़ें हम रियल देख रहे हैं, उससे वर्चुअल को ज़्यादा ठीक बताया है। पाइप टू द स्पिरिट दैट इज ऑफ, आपका जो पाइप है वो कहाँ से है, टू द स्पिरिट, ठीक है, कहाँ से ज़्यादा है, मोर इंडियड पाइप टू द स्पिरिट, वो हमारी स्पिरिट जो है, हमारी कॉन्शियस जो है, हमारे मन जो है, उसके लिए कहीं ज़्यादा सुंदर है। डिटीज ऑफ नो टोन, कैसी डिटीज, डिटीज का होता है छोटा छोटा सॉन्ग जो बिना टोन के आप गा रहे हैं, वो जो सॉन्ग है वो हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारी स्पिरिट के लिए ज़्यादा इंडियड है बजाय किसके, हमारे सेंसुअल ईयर्स के। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि आप बजाते रहिएगा, आप गाते रहिएगा। फेयर यूथ, उस पर जो यूथ जिनकी पिक्चर है वो फेयर यूथ है, फेयर, यंग, फेयर, ब्यूटीफुल। बीनीथ द ट्रीज, और किन के नीचे, ट्रीज के नीचे। आप सीन देखिएगा, पिक्चर आपके सामने आती जाएगी। दाउ कांस लव, दाउ यू कांस नॉट लिव दाई सॉन्ग। अब आप अपना क्या नहीं कर सकते हैं, सॉन्ग जो है आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। जैसी पिक्चर में दिखाई दे रहा है, अब ये पिक्चर हमेशा ऐसी रहने वाली है। आर्ट इज परमानेंट, यू कैनॉट लीव दैट, नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और न ही कभी ये जो ट्रीज दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कभी अपनी पत्तियों को गिरा पाएंगे। बेयर का मतलब होता है पत्तियों के बिना, नंगा जिसको ना कहते हैं, तो ये भी कभी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप भी हमेशा गाते रहेंगे और ये जो ब्यूटीफुल ट्रीज हैं ये भी हमेशा ग्रीन रहेंगे। बॉल्ड लवर, बॉल्ड लवर, लवर बॉल्ड क्यों भाई, ही इज ट्राइंग टू गेट द बिलवेड एंड द बिलवेड इज ट्राइंग टू एस्केप द लवर, लवर इज बॉल्ड। नेवर नेवर कांस दो किस, आप कभी भी किस नहीं कर पाएंगे। ये देखिएगा, इस प्रकार की एक पिक्चर वहाँ बनी हुई है। यहाँ बिलवेड है और मानो ये लवर है, एंड ही इज ट्राइंग टू कैच, ही इज ट्राइंग टू गेट, ही इज ट्राइंग टू हैव द बिलवेड एंड वांटेड टू, और वो उसको किस करना चाह रहे हैं। तो पॉइंट कहना चाह रहे हैं कि यू कैन नेवर डू दिस, आप इसको कभी नहीं कर पाएंगे। दो फिर भी ज़्यादा घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। दाउ विनिंग नियर द गोल येट, यू आर वेरी नियर टू योर गोल, आप अपने गोल के बहुत नज़दीक हैं, जीतने वाले हैं। डोंट ग्रीव, डोंट बी सैड, ठीक है। सी कैनॉट फेड, वो कभी भी फेड नहीं हो सकती, यानी कभी भी वो अपनी ब्यूटी जो है उसकी ब्यूटी हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। सी विल ऑलवेज रिमेन, सी विल रिमेन ब्यूटीफुल फॉर एवर, वो फॉर एवर हमेशा के लिए ब्यूटीफुल रहेगी, क्योंकि जैसा पेंटिंग में है वैसा ही हमेशा बनी रहेगी। दाउ दो यू हैज़ नॉट दाई ब्लिस, लेकिन आपको अपना ब्लिस, ब्लिस का मतलब भी इंजॉयमेंट होता है, हैप्पीनेस होती है, आपको वो खुशी नहीं मिल पाएगी जो आप अपना यहाँ टारगेट, अपने गोल के पास थे। यू वांटेड टू किस हर बट यू कैनॉट डू, यू कैन नेवर डू दैट, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन उदास होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सी विल ऑलवेज रिमेन ब्यूटीफुल एंड यंग, वो हमेशा ब्यूटीफुल और यंग रहेगी। ऑल्दो यू कैन नॉट हैव योर ब्लिस, हालांकि आप जो अपना ब्लिस है, हैप्पीनेस है, जो आपकी जो खुशी है, ब्लिस यहाँ किसको बताया हुआ है, इसको यहाँ पकड़ने के लिए और किस करने के लिए ऐसा बताया हुआ है। हालांकि आप ये नहीं कर सकते, लेकिन फॉर एवर विल दाउ लव, लेकिन आपको वो हमेशा प्रेम करती रहेगी। एंड सी बी फेयर, और वो हमेशा क्या रहेगी, फेयर रहेगी, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, ऑल्दो यू कैन नॉट गेट योर, यू कैन नॉट अचीव योर गोल, बट सी विल ऑलवेज बी योर बिलीवेड, लेकिन वो हमेशा आपकी बिलीवेड रहेगी। फॉर एवर विल दाउ लव, और आप हमेशा उसको प्रेम करते रहेंगे। एंड सी बी फेयर, और वो हमेशा आपकी रहेगी, आपकी फेथफुल रहेगी, ब्यूटीफुल रहेगी। इस फेयर वर्ड से जॉन डन के बारे में क्या याद आता है, थोड़ा याद कीजिएगा। व्हाट डज जॉन डन से, जॉन डन कहता है
कि फेयर एंड फेथफुल ऐसा कुछ नहीं होता है, जबकि जॉन किट्स ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये था हमारा सेकंड स्टेंजा। ठीक है, हर स्टेंजा में 10-10 लाइन है, आपने पढ़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिएगा, ओह हैप्पी हैप्पी बॉज, खुशी खुशी बॉज है। बॉ का मतलब होता है टहनियाँ जो हैं, पेड़ की जो टहनियाँ हैं वो आपको हमेशा क्या लगेंगी, ग्रीन लगेंगी, हमेशा एकदम ब्यूटीफुल लगेंगी। दैट कैनॉट शेड योर लीव्स, यू कैनॉट शेड योर लीव्स, आप कभी भी अपनी पत्तियों को गिरा नहीं सकती। ऊपर भी लिखा हुआ एक बेयर वर्ड, BARE, वो भी इसी के लिए आया है कि द trees will always remain beautiful, they will always remain green, they cannot shed their leaves, वे अपनी कभी पत्तियां नहीं गिराएंगे, हमेशा हमेशा के लिए हरे भरे रहेंगे। nor ever bid the spring adieu, और ये जो स्प्रिंग सीजन दिखाया हुआ है उसको वो कभी फेयरवेल नहीं कह सकेंगे। बिड एड्यू का मतलब होता है फेयरवेल कहना, विदा लेना, विदाई कहना, हमेशा हमेशा के लिए स्प्रिंग सीजन रहेगा। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट, और ये क्या रहेंगे, मेलोडिस्ट जो इस पे गा रहे हैं ये भी हैप्पी रहेंगे हमेशा। अनवियर्ड, अनवियर्ड का मतलब होता है नॉट टायर्ड, ये कभी थकेंगे नहीं, हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही बने रहेंगे। बिकॉज आर्ट इज परमानेंट, ऑल द थिंग्स हैज बीन डिपिक्टेड ऑन दिस ग्रेशियन अर्न, और ये ग्रेशियन अर्न हमेशा परमानेंट है, ये भी हमेशा जैसा पेंट किया हुआ है वैसा का वैसा रहेगा। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग फॉर एवर न्यू, और ये हमेशा पाइपिंग सॉन्ग अपने सॉन्ग बजाते रहेंगे, इनके लिए गाना गाते रहेंगे और हमेशा क्या रहेंगे, न्यू रहेंगे। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव, हमेशा हमेशा के लिए नए रहेंगे, खुश रहेंगे। यहाँ भी फिगर ऑफ स्पीच है, बताएंगे आपको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। यस, फॉर एवर वार्म एंड स्टिल बी इंजॉयड, आप हमेशा जोश के साथ रहेंगे। स्टिल बी इंजॉयड, जिसको अभी भी क्या करना है, इंजॉय करना है। ऐसा लगता है कि हमेशा कि इंजॉय करना है, इंजॉय करना है। ये जो आपका जोश है, एंथुजियाज्म है, ये जो वार्मनेस है, ये आपके हमेशा बनी रहेगी। फॉर एवर पेंटिंग, पेंटिंग का मतलब होता है हाफना, ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे। एंड फॉर एवर यंग, और आप हमेशा क्या रहेंगे, यंग रहेंगे, जैसा पिक्चर में पेंटेड है, यू विल ऑलवेज रिमेन यंग। ये जो वर्ड देखो बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्या है ये, यहाँ से हैप्पी हैप्पी, इस प्रकार से फॉर एवर, इसको कहते हैं एनाफोरा। ठीक है, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। और इसका मतलब क्या होता है मैंने यहाँ लिख दिया है, जब आपको एक PDF मिलेगी तो आप इस PDF को इसी प्रकार से अपनी सुरक्षित रख लेना, ताकि जब भी आप इस पोएम का रिवीजन करेंगे तो आपको ये झोंका तो मिल जाएगा। रिपीटेशन ऑफ एनी वर्ड और एक्सप्रेशन इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द सेंटेंस, पार्ट की शुरुआत में जब आपको किसी वर्ड या फ्रेजेस का रिपीटेशन होता है तो उसको ये फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पेशेंस फार अबव, ये कह रहे हैं कि यू आर फार अबव द ऑल ब्रीदिंग ह्यूमन पेशेंस, सभी की जो ब्रीदिंग ह्यूमन पेशेंस है, वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर, जो हम सब के सब ह्यूमन बींग्स हैं, यू आर फार फार अबव दैम। दैट लीव्स, इसका जो लव मेकिंग होती है उसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं उसका जो रिजल्ट होता है, उसका जो कल्मिनेशन होता है, उसका जो एंड होता है, उसका जो क्लाइमेक्स होता है वो कैसा होता है। दैट लीव्स हार्ट हाई सोरोफुल एंड क्लॉइड, वो उसको सोरोफुल रखता है। अल्टीमेटली वन बिकम्स सोरोफुल, एक समय ऐसा आता है जब प्रेम सूख जाता है और आदमी क्या हो जाता है, क्लॉइड हो जाता है। क्लॉइड का मतलब होता है सिंकन विद एक्सेसिव सेंटिमेंट्स, बहुत ज़्यादा जब सेंटिमेंट्स होती हैं फिर एक समय के बाद वो सेंटिमेंट्स क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। आप सब जानते हैं कि लव मेकिंग में जो एंथुजियाज्म होता है वो थोड़े समय के बाद क्या है, पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। ये सिर्फ किस में होता है, ह्यूमन बींग्स में। बट जो पिक्चर पे पेंटेड है आप तो हमेशा ही क्या रहेंगे, एंथुजियास्टिक रहेंगे, फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे, फुल ऑफ वार्मनेस रहेंगे, फुल ऑफ एंजॉयमेंट रहेंगे। और जबकि जो वास्तव में फिजिकल ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके जो लव का कल्मिनेशन जो होता है वो क्या होता है, अ बर्निंग फॉरहेड, एक बर्निंग फॉरहेड होता है, और ए पासिंग टंग, पास का मतलब तो सूख जाना, टंग का मतलब जीभ होता है। इसका मतलब यहाँ एक जो जोश होता है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है।
थकान होती है आदमी में, बर्निंग फॉरहेड होता है, ये क्या है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ लव मेकिंग, दीज आर द एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ लव मेकिंग। लव के बाद में ये सब चीज़ें होती हैं। बट ऑन द ग्रेसियन अर्न, जो पिक्चर्स हैं, पेंटिंग हैं, वे इन सब से बचे हुए हैं। उनका जो लव है वो इस पोजीशन में कभी नहीं आएगा। बर्निंग हेड, पासिंग टंग, दैट विल ऑलवेज रिमन, वो तो हमेशा हमेशा के लिए पूरे जॉस, पूरे इंजॉयमेंट के साथ रहेगा। तो ये चीज़ें आपकी सिस्टिंजा में थी। हु आर दिस कमिंग टू सेक्रीफाइस। अब एक इस प्रकार की पिक्चर का जिक्र है कि बहुत सारे लोग सेक्रीफाइस के लिए आ रहे हैं। किसके लिए आ रहे हैं? सेक्रीफाइस, को बलि के लिए आ रहे हैं। तो एक प्रोसेशन जो है, एक जुलूस सा है, ठीक है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि वो कौन लोग हैं। हु आर दिस कमिंग टू द सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस के लिए लोग कौन आ रहे हैं? टू वॉट ग्रीन अल्टर, अल्टर होता है वेदी, जहां पूजा पाठ की जाती है। कौन सी ग्रीन अल्टर के लिए आ रहे हैं? किस वेदी पर पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं? ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, और कौन सा ये प्रीस्ट है जो मिस्टीरियस है, जिसको हम जान नहीं पा रहे हैं? लेट्स डाउ दैट, जो आपको लेके जा रहा है। दैट हीफर, ये होता है बछड़ा जिसको आप कह सकते हैं। लॉविंग एट द स्काइज, लॉविंग का मतलब होता है जब गाय वगैरह रंभाती नहीं है क्या, आवाज लगाती हैं, उसको कहते हैं। देखो मैंने यहाँ लिख भी दिया है। मेकिंग डीप साउंड्स, लॉविंग मेकिंग डीप साउंड्स, ये जो साउंड जो आ रही है, किस प्रकार की साउंड आ रही है, किस प्रकार के ये लोग, किस प्रकार के जुलूस के लिए लोग जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये कौन से प्रीस्ट हैं, इसके बारे में पोइट सोच रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं। लेट्स डाउ दैट ही फॉर लॉविंग एट द स्काइज एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स, सिल्कन फ्लैंक्स, फ्लैंक्स होती हैं साइड्स, ठीक है, ये किसके हर कौन है यहाँ, ये इसके लिए है, ठीक है। सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस्ड, और उसके जो सिल्कन फ्लैंक्स हैं, उसके जो साइड्स हैं किसकी, हीफर की, जो बछड़ा जो भी है, जिस जानवर को बलि के लिए ले जा रहे हैं, उसके साइड्स को क्या हुआ है, डेकोरेट किया हुआ है, ड्रेस्ड किया हुआ है, किससे, गार्लैंड से। अलग अलग प्रकार की मालाएं उस पर सजाई हुई हैं। व्हाट लिटिल टाउन, देखो रेटोरिकल क्वेश्चन है ये भी, पॉइंट बहुत ही सीधे सीधे एग्जाम्पल हैं। लाइफ इलस्ट्रेशन जो हमने ऊपर लिखा था, इस प्रकार के एग्जाम्पल से पोइम को समझने का लिखी है पोइम को, बहुत अच्छे ढंग से समझ आने वाली पोइम है। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर, किस प्रकार का एक टाउन है जहाँ से लोग आ रहे हैं, या फिर कोई सी शोर है, या कि नदी के किनारे का है, या फिर किसी समुद्र के किनारे से हैं। व्हाट लिटिल टाउन बाय सी शोर, कौन सा ये टाउन है, नदी के किनारे है, समुद्र के किनारे है, और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटिडल, और या फिर किसी माउंटेन पे बना हुआ है, किसी कैसल के साथ। सिटिडल का मतलब कैसल के, जिसको किला कहते हैं। इज इम्पटेड ऑफ दिस फॉक, वो जो किला के पास जो बना हुआ है, या फिर समुद्र के किनारे के पास जो टाउन था, या फिर नदी के किनारे के पास जो था, वो टाउन अब क्या हो गया है, खाली हो गया है। क्योंकि ये सारे के सारे जो लोग दिख रहे हैं, जो जुलूस के लिए जा रहे हैं, ये उन गाँवों से आ गए हैं, उस कस्बों से आ गए हैं। फॉग का मतलब आप सब जानते हैं। इज इम्पटेड ऑफ दिस फॉग के दिस पायस मॉर्न, इस सुबह सुबह सेक्रेट, बहुत ही पवित्र होली मॉर्निंग को ये सब लोग वहां से जा रहे हैं। एंड लिटिल टाउन, और ये छोटा सा जो कस्बा है, द स्ट्रीट एंड लिटिल टाउन, अभी उनको टाउन को एड्रेस कर रहा है। द स्ट्रीट्स, आपकी जो गलियां हैं, फॉर एवर मोर विल साइलेंट बी, ये तो हमेशा के लिए क्या हो जाएंगी, साइलेंट हो जाएंगी आपकी गलियां। क्यों भी, क्योंकि सारे के सारे लोग तो कहाँ आ गए हैं, इस प्रोसेशन में आ गए हैं, इस जुलूस पे आ गए हैं। एंड नॉट ए सोल टू टेल वाई दाउ आर डिसोलिट, एक भी आत्मा वहाँ नहीं बचने वाली है कि आप डिसोलिट क्यों हो गए हैं, आप निर्जन क्यों हो गए हैं, आपके यहाँ कोई आदमी क्यों नहीं है। कैन एवर रिटर्न, कोई भी आदमी ये बताने के लिए वापस नहीं आएगा कि ये गांव क्यों खाली हो गया है, ये कस्बा क्यों खाली हो गया है, इसकी जो स्ट्रीट्स हैं वो क्यों साइलेंट हो गई हैं। ये था भाई आपका फोर्थ स्टिंजा। अब अपन देखते हैं, ये शायद फिफ्थ स्टिंजा है, यस दिस इज द फिफ्थ स्टिंजा। हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओ एटिक सेप, एटिक का मतलब ही ग्रीस से संबंध होता है।
ठीक है, अनसेप्ड बाय ग्रीक आर्ट। एटिक का मतलब क्या होता है, देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप पे इसको ठीक ढंग से समझ लीजिएगा। ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट डज एटिक मीन, या फिर किसको रेफर कर रहा है। ओ एटिक सेप ग्रेसियन अन को एड्रेस कर रहा है। फेयर एटीट्यूड विद ब्रीड ऑफ मार्बल, और डेकोरेट किस में है, फेयर एटीट्यूड ब्यूटीफुल थिंग्स विद ब्रीड ऑफ मार्बल मेन्स एंड मेडन्स ओवररोट, और जिस पे क्या लिखी हुई है, क्या ओवररोट है, मैन एंड वुमेन, मार्बल मैन एंड वुमेन। ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं कि एक ब्यूटीफुल क्या है, अर्न है, और उस अर्न पे ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ओवररोट हैं, डेकोरेटेड हैं, पेंटेड हैं, डिपिक्टेड हैं। ओके, ओ एटिक सेप यू आर विद द मार्बल मेन्स एंड मेडन्स, यानी आपके ऊपर ये सब चीजें डेकोरेटेड हैं, ओवररोट हैं, विद फॉरेस्ट ब्रांचेज एंड टोडन वीड्स, किसके साथ, फॉरेस्ट की ब्रांचेज हैं एंड टोडन वीड्स। वीड्स का मतलब खरपतवार होता है, टोडन का मतलब होता है इस प्रकार से जो रास्ता होता है उस पर बहुत सारे लोग बहुत बार चल लेते हैं, तो टोडन वीड्स हो जाती हैं। दाउ साइलेंट फॉर्म, आप बिल्कुल साइलेंट हैं, पीसफुल हैं। डज टीच अस आउट ऑफ थॉट, दैट मैक्स अस आउट ऑफ थॉट, जो हमें आउट ऑफ थॉट बना देती हैं। इट मीन्स वी जस्ट कैनॉट थिंक अबाउट योर ब्यूटी, अबाउट योर पीस, अबाउट योर साइलेंस, अबाउट योर थिंग्स, आपकी चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं, इतना सब कुछ है। एज डज इटर्निटी, जैसा हमें इटर्निटी का मतलब होता है परमानेंस जिसको कहते हैं, जिसका कभी अंत नहीं होता हो, उसको इटर्निटी कहते हैं। शाश्वतता जिसको कहते हैं, जिस प्रकार से इटर्निटी मैक्स अस आउट ऑफ थॉट, इन द सेम वे यू ब्यूटीफुल पेस्टोरल सिल्वियन, यू ब्यूटीफुल, आप जो सुंदर अर्न है वो हमें क्या बना रहे हैं, आउट ऑफ थॉट बना रहे हैं, called pastoral. All these things have been used for Grecian urn. ये सारी चीजें किसके लिए यूज हुई हैं, ग्रेशियन अर्न के लिए यूज हुई हैं। When old age shall this generation waste, अभी कह रहा है कि जब हम सब लोग इस जनरेशन को भी टाइम जो है ओल्ड एज है वो क्या कर देगा, वेस्ट कर देगा। इट मीन्स विद द पासिंग ऑफ टाइम दिस जनरेशन विल ऑल्सो, ये जनरेशन जो है ये भी नष्ट हो जाएगी, इसका भी समय चला जाएगा, ये भी अपनी ओल्ड एज में आ जाएगी। बट दो शैल रिमेन, बट दाउ शैल रिमेन, लेकिन आप हमेशा के लिए बने रहेंगे। कौन बने रहेगा हमेशा के लिए, ये ग्रेशियन अर्न जो है ये बना रहेगा, ये जो ब्यूटी ऑफ आर्ट है ये हमेशा के लिए बनी रहेगी। ये जनरेशन भी चली जाएगी, इस जनरेशन के बाद वाली जनरेशन भी चली जाएगी, हमसे पहले की जनरेशन भी चली गई, और भी जनरेशन चली जाएंगी, लेकिन आप हमेशा बने रहेंगे। इन द मिडस्ट ऑफ अदर वॉज, बाकी सभी, और वॉज का मतलब तो पीड़ाएं होती हैं, सफरिंग होती हैं, दुख होती हैं। देन आवर्स, जो हमारी हैं, इनके अलावा और भी, इन द मिडस्ट ऑफ अदर वॉज देन आवर्स, जो हमारी सफरिंग्स हैं इनके अलावा और भी बहुत सारी सफरिंग्स होंगी। ए फ्रेंड टू मैन, टू होम, जो एक मैन के लिए जो फ्रेंड होंगी, जो फ्रेंडली होंगी, जो उनके साथ होंगी, उनकी होंगी। टू होम दाउ सेज, और आप उसको बताएंगे, आप उन जनरेशन्स को बताएंगे, इसके बाद वाली जनरेशन को भी, आने वाली जनरेशन को भी क्या बताएंगे, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल, यही सब कुछ है। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ये सब कुछ है, दैट इज ऑल, ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो, और यही सब कुछ जानने की आवश्यकता है। ये जो लाइन है ब्यूटी, कहने का मतलब ये है कि हम भी चले जाएंगे, हमारे से आने वाले लोग भी चले जाएंगे, इस प्रकार की सफरिंग होंगी जो अब तक हमने देखी भी नहीं है, इस प्रकार की सफरिंग्स भी आएंगी। कोरोना किसी ने देखा था क्या, नहीं देखा था। अनसर्टेन चीज़ें होती हैं, वो आएंगी, लोग जाते जाएंगे, लेकिन आप हमेशा बने रहेंगे, और आप आने वाली जनरेशन को भी एक ही बात बताएंगे, कौन सी, कि दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ, कि ये चीज आपको एक यहां जानने की आवश्यकता है, कौन सी, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, कि ब्यूटी ही क्या है, वास्तव में ब्यूटी वही है जो परमानेंट है, ट्रूथ जैसे परमानेंट है उसी तरीके से ब्यूटी भी परमानेंट है, एक दूसरे की ये है। तो ये चीज कहना, इस लाइन को बहुत मोस्ट कोटेड लाइन से है, और इसकी अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है। चीजों को हम देखते हैं, इसमें किएज्मस, ठीक है,
ये एक इसमें फिगर ऑफ स्पीच है MUS, ठीक है। ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जब मैं आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि इसमें रिवर्स रिपीटेशन होता है, कि एजमस में क्या होता है, रिवर्स रिपीटेशन होता है। देखो ब्यूटी इज ट्रूथ और ट्रूथ ब्यूटी, रिवर्स हो गया ना इसका, तो इसको केजमस एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। जब फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाए थे इसी पोएम के, मैंने आपको इससे पिछली क्लास में तो सारी चीज़ें बता दी थी। अब थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं लास्ट लाइन के बारे में जो ये है, और वो है नेगेटिव कैपेबिलिटी। ये जो लास्ट वाली लाइन्स हैं अभी हमने पढ़ा, नेगेटिव कैपेबिलिटी का भी एग्जाम्पल है। क्या होती है नेगेटिव कैपेबिलिटी, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखिएगा भाई क्या है, नेगेटिव कैपेबिलिटी इज द आर्ट ऑफ ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस की कला है ये, खुले विचारों के। कंसिडरिंग समथिंग विद जीरो प्री कंसेप्शंस, यानी पहले मन में कुछ भी नहीं है, जैसी चीजें हैं उनको उसी रूप में स्वीकार कर लेना। सो व्हेन किड्स सेज दैट, जैसा किड्स जब कहते हैं कि ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ठीक है, दे आर वन एंड द सेम, कि वो एक ही और सेम है। ब्यूटी इज समथिंग सो नेचुरल, ब्यूटी इतनी नेचुरल है, सो कैनॉट बी डाउटेड, कि इस पे डाउट नहीं किया जा सकता। सुंदरता इतनी नेचुरल होनी चाहिए कि जिस पे कोई डाउट नहीं है। सो इज ट्रूथ, और सच्चाई भी इतनी नेचुरल है कि इस पे कोई डाउट नहीं किया जा सकता। ट्रूथ लाइज इन ब्यूटी, सच्चाई जो है वो किसमें, सुंदरता में है। बट वॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी इज नॉट श्योर, लेकिन वास्तव में क्या है ये पता नहीं है। पॉइंट कन्फेस करता है कि यही है जो हमें जानना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं पता है। यही नेगेटिव कैपेबिलिटी है। किड्स टेल अस दैट दिस इज ऑल वी नो, ये हम जितना है जो जानते हैं, एंड ऑल वी नीड टू नो, और यही सब हमें जानने की आवश्यकता है। सो देयरफॉर ही थिंक्स दैट ट्राइंग टू फाइंड आउट एवरीथिंग अबाउट समथिंग इज पॉइंटलेस, इसलिए हर किसी चीज के बारे में सब चीजें जानना क्या है, पॉइंटलेस है। आपको सिर्फ जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी का यदि कोई एग्जाम्पल आ जाए तो आपको ये लाइन लिखनी है बस, और या फिर नेगेटिव कैपेबिलिटी कुछ आ जाए तो जॉन किड्स लिखना आपको। इसके अलावा आपको नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं जानना है। यहाँ जो मैंने बताया इसको जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इस नाम को याद रखें, ये जॉन किड्स के बारे में है, और ये कौन सी पोएम में है आप बता देंगे, कौन सी लाइन में है ये भी बता देंगे कि लास्ट लाइन में है। इस प्रकार से हमने इस पोएम को ठीक ढंग से समझने का प्रयास कर लिया है। फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिए हैं उस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।